कोई भी एक पौधा है, वो एक मिट्टी में अगर हमने उसको प्लांट कर दिया तो वो अपनी जड़ें स्ट्रॉन्ग कर रहा है। राइट। अचानक से आप उसको वहां से उखाड़ के किसी और मिट्टी में प्लांट करोगे तो हो सकता है शायद वो उस सिचुएशन को, उस मिट्टी को, उस क्लाइमेट को अडॉप्ट ना कर पाए और वो मर जाए। वही कॉन्सेप्ट बच्चे के बारे में कोर्ट कंसीडर करती है। पेशेंस ना होना ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत मेन चीज़ है किसी भी शादी के लिए या किसी भी रिलेशनशिप के लिए। आप देखिए ना, जब फ्रेंडशिप भी होती है, अगर आप में पेशेंस नहीं है सामने वाले को समझने के लिए, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए, तो वो नहीं टिकता। सी, मैरिज इज नॉट दैट इजी। मैरिज इज कि आप किसी को एक्सेप्ट कर रहे हो आपके लाइफ में, उसको, उसकी सारी बुरी आदतें, अच्छी आदतें, सब चीज़ों को लेकर अडॉप्ट कर रहे हो अपने लाइफ में और अपनी भी चीज़ों को उसके चीज़ों के हिसाब से ढाल रहे हो। दोस्तों नमस्कार, मैं सचिन, आप सभी का स्वागत है मेरा ये शो बैठक विद सचिन में। हर हफ्ते हम एक नए मेहमान के साथ मिलते हैं और उनसे ढेर सारी बातें सीखने की कोशिश करते हैं। तो हर हफ्ते की तरह इस बार भी हम एक नए टॉपिक के साथ आए और आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है। तो आज हम बात करने वाले डिवोर्स के प्रोसेस के बारे में, उसके राइट्स के बारे में और बहुत सारे मिथ है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ है एडवोकेट श्री तुषार भोसले जी, जिनसे हम सीखेंगे, जिनसे हम जानेंगे कि ये एग्जैक्टली डिवोर्स क्या होता है और उसके काफ़ी सारी जो मिथ्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम चलते हैं आज के बैठक पर विद श्री तुषार भोसले। तो तुषार जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बैठक में आने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये फैमिली और डिवोर्स केस के जो आप लॉयर बने हो, तो ये यही बनने का आपका दिमाग में मतलब कैसे आया? सो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है मेरे स्कूल डेज से। ओके। तो स्कूल डेज से मुझे लॉयर बनना ही था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे हमेशा से लॉ फील्ड जो थी वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती थी, जहाँ पे मैं लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उनकी जो वो कहना चाहते हैं वो मैं लोगों को समझा रहा हूँ, जज को समझा रहा हूँ। और मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं लॉयर बनूंगा, लेकिन डिवोर्स लॉयर बनूंगा ये मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी देर के बाद डिसाइड किया, जब मैं एक्चुअली लॉयर बना और प्रैक्टिस करने लग गया। तो आई वॉज डूइंग समथिंग एल्स, आई वॉज इनटू सिविल लॉ। और तभी मेरे सीनियर के पास एक डिवोर्स केस आया था, जो उन्होंने मुझे कहा कि आप जाके हैंडल कर लो कंप्लीटली ऑन माई ओन। जब मैंने ये अपना केस के ऊपर काम करना शुरू किया, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। वन, बिकॉज वहाँ पे एक ह्यूमन टच है। मैं लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ रहा हूँ और उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करके दे रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि इस फील्ड में अगर मुझे कुछ करने का मौका मिले तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। एंड देन माई जर्नी बिगिंस। ओके, सही है। और आज का टॉपिक मतलब मुझे भी खास थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है ये। तो कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत क्यूरियोसिटी है और काफ़ी लोगों को वो भी जानना है। अभी मुझे ये बता सकते हो आपकी लव मैरिज में ज़्यादा डिवोर्स केस आ रहा है या अरेंज मैरिज में ज़्यादा डिवोर्स केस आ रहा है? सी सचिन, सबसे पहले तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, सेट फॉर्मूला नहीं है कि लव मैरिज करोगे तो डिवोर्स होगा या अरेंज मैरिज करोगे तो डिवोर्स नहीं होगा। हमें इसकी जड़ तक पहुंचना पड़ेगा कि मैरिज इज अबाउट टू पीपल कमिंग टुगेदर। ओके, दो अलग स्टेट्योर के लोग, अलग अपब्रिंगिंग के लोग एक साथ आ रहे हैं और एक फैमिली बना रहे हैं। इसमें उन दोनों का कंपैटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ तो वो डेफिनेटली एक मिसमैनेज्ड शादी हो सकती है। तो इसमें लव मैरिज करोगे तो शादी निभेगी या नहीं निभेगी, या अरेंज मैरिज में वो वाइसा वर्सा, उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि आपके बीच में कंपैटिबिलिटी होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने की शक्ति होनी चाहिए आप में, और आप हो सके तो आपके फैमिली का मिनिमम इंटरफेरेंस होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे, जो इंग्लिश में कहावत है, टू मेनी कुक्स विल स्पॉइल द फूड। राइट। बहुत सारे दिमाग जब एक रिलेशनशिप को ग्रो होने में लगते हैं ना, तो वो रिलेशनशिप खराब हो जाता है। तो ये क्या लगता है आपको कि फैमिली के प्रेशर में आके काफ़ी सारे डिवोर्स के डिसीजन चेंज होते हैं, इम्पैक्ट होता है उस पर?
हाँ, कुछ हद तक होता है, मगर अल्टीमेटली तो शादी दो लोगों को निभानी है, हस्बैंड एंड वाइफ को। उनका डिसीजन मैटर करता है, मगर उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें डालने वाले जो अलग दिमाग होते हैं, जो आउटर वर्ल्ड से इस शादी को देख रहे हैं, एक बर्ड व्यू से देख रहे हैं, वो जो सोचते हैं वो उनको वैसे एडवाइस करेंगे। तो कई बार बहुत सारी शादियाँ जो निभ सकती थी, जो टिक सकती थी, वो नहीं, वो टूट जाती है ओनली बिकॉज किसी ने उनको गलत एडवाइस किया होता है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है और शादियां निपती नहीं है। अच्छा। अभी इंडिया में कैसा है कि बहुत लोगों का ये मानना होता है कि ये जो हमारा डिवोर्स का जो प्रोसेस है, हम्म। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लेंदी है। क्या ये सही में ऐसा है या फिर ये सिंपली हो जाता है? सी, लीगल प्रोसेस इटसेल्फ इज वेरी लेंदी। किसी जैसे कहावत है कि एक्चुअल आपका जस्टिस कोर्ट के बाहर होता है, वो सेटलमेंट फॉर्म में होता है। आप जितना किसी भी केस को खींचोगे, उतनी ही वो केस ड्रैग होती है। राइट। ओके। सो लीगली अगर देखा जाए, अगर आप झगड़ते रहोगे तो वो नेवर एंडिंग है। बहुत सारे प्रोविजंस वाइफ को है, वाइफ को मैं तो कहूँगा ज़्यादा प्रोविजंस है, मैक्सिमम प्रोविजंस है जहाँ पे वो अपने हस्बैंड के खिलाफ केसेस कर सकती है। हस्बैंड को भी कुछ गिने चुने रेमेडीज है, और ड्रैग करने के लिए केसेस 10 साल 15 साल भी लग जाते हैं कोर्ट में। मगर सही सोल्यूशन यही है कि आप आपके रिस्पेक्टिव लॉयर्स के साथ बैठो ऑन टेबल, क्या चीजें हो सकती है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, किस तरह से हम अलग भी होना है तो अलग किस तरह से, कौन विच टर्म्स एंड कंडीशंस अलग हो सकते हैं, कंसेंट टर्म्स आप ड्रॉ करो, और फिर वो प्रेजेंट करके म्यूचुअली आप किसी भी केस को सेटल कर दो। तो ये एक सोल्यूशन ओरिएंटेड सेटलमेंट हो सकता है। तो तुषार जी, ये जो हस्बैंड और वाइफ कोर्ट में, ये दोनों का राइट सेम होता है या फिर उसमें भी ऐसा वन साइडेड वगैरह हो सकता है? नहीं, दोनों का राइट सेम तो नहीं होता। बहुत सारे रेमेडीज फीमेल्स को है, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा रेमेडीज हैं उनको, बहुत सारे प्रोविजंस हैं। क्योंकि एक तरफ से ये लॉ जो है मोस्टली औरतों के लिए बनाया गया है ज़्यादा करके, जिसमें उनको उनके पास प्रोविजन है डोमेस्टिक वायलेंस का, 498A का, क्रुएल्टी का, एंड मेनी मोर, जहाँ पे मेल्स के पास रेमेडीज काफ़ी कम है। अगर उनकी शादी में कोई प्रॉब्लम्स हो तो मेल्स के पास प्रोविजन काफ़ी कम है। इसका रीज़न बैक इन द हिस्ट्री जाता है सचिन, क्योंकि औरतों को हमेशा दबाया गया है। राइट। सो जब ये लॉ कंस्ट्रक्ट हो रहा था, तो उस सिचुएशन को बैक ध्यान में। इन दोज डेज सोचा गया था कि किस तरह से हम उस चीज को, उनको एक एक अपने इक्वल स्टेटस पे लाएं। बट इक्वल स्टेटस पे जब भी कोई सिचुएशन को लाया जाता है तो वो जो बैलेंस है थोड़ा इम्बैलेंस हो ही जाता है। तो आज सोसाइटी में वो चीज हो गई है कि औरतों को इक्वल स्टेटस पे लाते लाते थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया है। अच्छा। हम्म। सो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि औरतों की तरफ से ज्यादा लॉ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मर्दों की तरफ से, आदमियों की तरफ से कोई लॉ है नहीं। बट हाँ, रेमेडीज उनको ज्यादा है। अच्छा। अभी कोर्ट में ज़्यादातर केसेस डिवोर्स के बाद चाइल्ड की कस्टडी के ऊपर काफ़ी सारा डिस्कशन होता है। तो ये चाइल्ड की कस्टडी जब कोर्ट डिसाइड करता है तो कौन से पॉइंट्स को कोर्ट ध्यान में रख के डिसीजन आता है उसका? सो कोर्ट जब भी चाइल्ड कस्टडी के बारे में कोई भी डिसीजन लेता है, तो प्राइमरी लेवल पे वो सिर्फ एक ही चीज को कंसिडर करता है, वो है बच्चे का बेटरमेंट। ओके। चाइल्ड का बेटरमेंट किसके पास रहने में है। उसके अलावा एक और चीज पे ध्यान होता है कि चाइल्ड का अपरूटिंग ना हो। अपरूटिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। कोई भी एक पौधा है, वो एक मिट्टी में अगर हमने उसको प्लांट कर दिया, तो वो अपनी जड़ें स्ट्रांग कर रहा है। राइट। अचानक से आप उसको वहां से उखाड़ के किसी और मिट्टी में प्लांट करोगे, तो हो सकता है शायद वो उस सिचुएशन को, उस मिट्टी को, उस क्लाइमेट को अडॉप्ट ना कर पाए और वो मर जाए। वही कॉन्सेप्ट बच्चे के बारे में कोर्ट कंसीडर करती है। अगर बच्चा माँ के साथ है या फादर के साथ है, और वो उसको वो सारी चीजें प्रोवाइड करने में सक्षम है, तो अचानक से उसका अपरूटिंग करना ये बच्चे के अपब्रिंगिंग के लिए और उसके साइकोलॉजी के लिए गलत हो सकता है। इसीलिए कोर्ट प्राइमा फेसी वो सब चीजें कंसीडर करती है जिसमें बच्चे का बेटरमेंट हो। अच्छा।
उसके साथ साथ डेफिनेटली फाइनेंशियल पार्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। किसी भी बच्चे को अपब्रिंगिंग करने के लिए पैसा तो लगता ही है, लेकिन एट द सेम टाइम कोर्ट ये नहीं डिसाइड करता कि हाँ फादर अभी बच्चे को पैसा प्रोवाइड कर सकता है तो बच्चे को फादर के पास दे दो। वो जहाँ पे है पहले से, राइट फ्रॉम हिज बर्थ, राइट फ्रॉम द जहाँ से हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेट हो चुके हैं, वो जहाँ पे है वहाँ पे रहे, और एक्सेस के राइट्स और विजिटिंग राइट्स वगैरह चालू हो जाते हैं। चालू हो जाती है। हम्म। ओके। और एक बहुत सारे सुनने के लिए मिलते हैं, टीवी में देखो या फिर न्यूज़ में हमको समझ में आता है, ये मेंटेनेंस और एलिमनी। तो ये कोर्ट कैसे डिसाइड करता है कि इतना होना चाहिए, तो इसका क्या मेजरमेंट होता है या फिर किस हिसाब से ये दिया जाता है? सी मैं हमेशा एक चीज हमेशा मेरे क्लाइंट्स को कहता हूँ, इफ आई एम मैरिड टू अ किंग आई डिजर्व टू बी लाइक अ क्वीन। ओके। राइट। अगर मेरी शादी हुई है किसी राजा के साथ तो वो मेरा हक बनता है कि मुझे रानी जैसा ट्रीटमेंट मिले। सो डेफिनेटली जो औरत जिस घर में गई है शादी करके, उसका फाइनेंशियल स्टेटस, उसके हस्बैंड का फाइनेंशियल स्टेटस, उसका अर्निंग कैपेसिटी, उसका एजुकेशन, टेन्योर ऑफ द मैरिज, कि वो शादी कितने साल का है। ऐसा नहीं है कि आप शादी में जाओ और 6 महीना रह के आ जाओ एंड देन यू आर फाइटिंग फॉर मेंटेनेंस एंड एलिमनी। ऑफ कोर्स उसमें भी कंसिडर किया जाएगा कि किस सिचुएशन में आपको अलग किया जा रहा है, लेकिन ये सब पैरामीटर्स पे कोर्ट एलिमनी और मेंटेनेंस डिसाइड करता है। अच्छा। तो अभी जैसे एलिमनी है, तो वैसे और एक भी चीज़ है कि प्रॉपर्टी। हम्म। तो ये कोर्ट है, ये कैसे डिसाइड करता है कि ये प्रॉपर्टी इसका होना चाहिए या फिर कैसे, किस प्रकार से डिवाइड होता है? सी इट डिपेंड्स ऑन कि अगर उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी है। कई बार ऐसा हो जाता है कि प्रॉपर्टीज हम शादी में होते हैं इसलिए जॉइंटली बाय करते हैं, लेकिन फिर आगे जाके वो शादी नहीं वर्कआउट होती है एंड दे गो फॉर डिवोर्स। तो उस केस में डिपेंड करता है कि किसको कौन कैसे क्लेम कर रहा है, उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है, कंट्रीब्यूट ना करते हुए उन्होंने घर में कितना कंट्रीब्यूट किया है, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ काइंड, और उस पे सब ये चीजें डिसाइड होती है। तो अभी इसमें जो पेरेंट्स का, मतलब लड़कों का जो पेरेंट्स होता है, तो उनका प्रॉपर्टी भी इसी में काउंट होता है या फिर सब मिक्स करके वो लोग पार्टीशन करते हैं, या फिर इसका कैसे होता है अगर पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है तो? नहीं सचिन, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी इज अ सेपरेट प्रॉपर्टी। एक वाइफ हमेशा अपने हस्बैंड के ही सेल्फ फंड प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकती है। अगर उसका क्लेम जस्टिफाइड है तो ही जज उसको या तो ही कोई भी कोर्ट उसको उसका क्लेम एक्सेप्ट करेगा या उस अच्छा। पे डिसीजन देगा। ओके। अभी जैसे शादी हो जाती है तो नॉर्मली पहला सब लोग यही बोलते हैं कि मैरिज के रजिस्ट्रेशन करा लो। हम्म। तो ये मैरिज रजिस्ट्रेशन जो होता है, तो इसका कोई बेनिफिट होता है या फिर करना चाहिए ही? ऐसा कोई कंपल्सन लगता है या फिर कोई फायदा नहीं है उसका? नहीं, बेनिफिट एज एज सच यही है कि आपको एक लीगल एंटिटी मिल जाती है। आप ऑन पेपर आपके पास एक डॉक्यूमेंट प्रूफ हो जाता है जहाँ पे आप बोल सकते हो कि हम मैरिड है। दिस इज द लीगल प्रूफ ऑफ द मैरिज। बट मैरिज रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। आपकी शादी हो गई, आपके विटनेसेस होते हैं, आपके फोटोग्राफ्स होते हैं, दोज आर मोर देन इनफ। तो अगर समझो किसी का मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, हम्म। तो कोर्ट में डिवोर्स फिर भी फाइल होता है? मतलब यस यस। लीगली शादी ऑन पेपर है नहीं, तो भी डिवोर्स का केस फाइल होता है? सी डिवोर्स का केस फाइल करने के लिए यू नीड टू प्रेजेंट मैरिज फोटोग्राफ्स, ओके। वेडिंग कार्ड अगर है तो, अगर विटनेस है तो उनकी टेस्टिमोनी, या फिर मैरिज सर्टिफिकेट। इनमें से अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, वेडिंग कार्ड्स और इन वेडिंग कार्ड और फोटोग्राफ्स है, दोज आर मोर देन इनफ। ओके। अभी ये डिवोर्स में भी व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप के फोटोज या उसके चैट्स, क्या ये भी कोर्ट कंसिडर करता है वाइल गिविंग द जजमेंट? यस। मगर उसका प्रोसीजर कुछ अलग होता है। दैट कम्स अंडर 65B ऑफ एविडेंस एक्ट, जहाँ पे आपको एक प्रोसीजर थ्रू जाना पड़ता है टू प्रूव द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ओके। तो कोई भी कॉल रिकॉर्ड्स हो, व्हाट्सएप रिकॉर्ड्स हो, व्हाट्सएप चैट्स हो, या कोई वीडियोस हो, उनको अगर आप उस प्रोसीजर के थ्रू ऑथेंटिकेटेड करते हो तो वो कोर्ट में एडमिसिबल होता है। ओके।
तो तुषार जी अभी कैसा होता है जब केस चलता रहता है तो दोनों पार्टीज को कोर्ट में आना जरूरी है, या फिर कोर्ट एक अगर समझो कोई एक पार्टी आता है तो कोर्ट डिसीजन दे सकती है? जब दोनों पार्टीज म्यूचुअली डिवोर्स ले रहे हो तो दोनों को आना जरूरी होता है। ओके। उसमें से अगर कोई एक पार्टी है जहाँ पे बहुत सारे एनआरआई डिवोर्सेस होते हैं या कहीं बाहर वो जॉब कर रहे हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी उनका काउंसलिंग और वेरिफिकेशन हो सकता है। मगर जैसे मैंने कहा कि ये म्यूचुअल डिवोर्स है तो दोनों की प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इधर आप फिजिकली प्रेजेंट रहो, या अगर अनअवॉइडेबल सिचुएशन है जहाँ पे आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं रह सकते, आप बाहर जॉब कर रहे हो, बाहर सेटल्ड हो, और अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोर्ट अटेंड करना चाहते हो, सो दैट इज ऑल्सो परमिसेबल। लेकिन अगर समझो वैसा नहीं है और समझो वो यहीं पे है और वो अटेंड नहीं कर रहा है तो फिर डिसीजन आ सकता है? नहीं, म्यूचुअल है तो ऑब्वियसली दोनों पार्टीज रजामंद होकर आए हैं हमारे पास कि हमें एक साथ अभी डिवोर्स लेना है, एंड देन अकॉर्डिंगली हम आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, अगर समझो कोई एक पार्टी को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे डिवोर्स लेना है, हम्म। बट सामने वाली पार्टी डिवोर्स देने को तैयार नहीं है, तो फिर ये केस चलता ही जाएगा? यस, बिकॉज वो कंटेस्टेड हो जाता है, और फिर लिटिगेशन तो इट्स नेवर एंडिंग। जितना लंबा चलेगा उतना लंबा आपका टाइम स्पेंड हो जाएगा। लेकिन डिवोर्स केसेस में मैं हमेशा मेरे क्लाइंट्स को एक चीज़ ज़रूर एडवाइस करता हूँ कि सी, अगर कोई प्रॉपर्टी केस है तो वहाँ पे स्टेक पे आपकी प्रॉपर्टी है जो ऑब्वियसली अप्रिशिएट होने वाला है। आज अगर आप 50 लाख का कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, वो लिटिगेशन में चला गया, जब तक लिटिगेशन क्लियर होगा या सेटल होगा, उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, वो 1 करोड़ का हो जाएगा, हो सकता है ज़्यादा अमाउंट का भी हो जाए। मगर डिवोर्स केसेस में आपका लाइफ स्टेक पे है, आपके वैल्यूएबल नंबर्स ऑफ डेज, जो आपकी ज़िंदगी के बहुत ही वैल्यूएबल साल है, वो स्टेक पे जा रहे हैं। आप अगर डिवोर्स के लिए एट द एज ऑफ 30 आते हो, अगर क्या फायदा उस चीज का अगर वो 10 साल तक चले। एट द एज ऑफ 40 अगर आपको डिवोर्स मिल रहा है और एट द एज ऑफ 40 आपका मैटर सेटल हो रहा है, तो उसमें ना आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, या आगे जो आपकी जो नंबर ऑफ टाइम जो चला जाता है वो कोई आपको रीपे करके नहीं दे सकता। सो बेटर है कि आप एक टर्म्स एंड कंडीशंस पे आओ और म्यूचुअली डिवोर्स के लिए एग्री हो जाओ। अच्छा। अभी आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि सोशल मीडिया पे ये जो सेलिब्रिटी के जितने भी डिवोर्सेस वाले केसेस आते हैं, तो ये जो हमको सुनने में आता, तो इससे कपल्स के लाइफ में कुछ फर्क पड़ता है या उसको इम्पैक्ट होता है? यस, कपल्स क्या होता है ना, कई सारे कपल्स ऐसे भी होते हैं जो ये सेलिब्रिटीज के केसेस से इतनी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि जब वो मेरे पास आते हैं तो वो उन सेलिब्रिटीज का एग्जाम्पल देते हैं कि XYZ सेलिब्रिटी वाइफ को इतना एलिमनी मिला, इतना मेंटेनेंस मिला, इतना सेटलमेंट अमाउंट मिला। बट ये भूल जाते हैं कि क्या आपका हस्बैंड उस सेलिब्रिटी हस्बैंड की तरह स्टेट्योर रखता है, फाइनेंशियल स्टेटस रखता है, तो आप वो डिमांड कैसे कर सकते हो। राइट। तो तुषार जी ये जो लिव इन रिलेशनशिप बढ़ा हुआ है, तो इसके वजह से कोर्ट में केसेस बढ़ गए या फिर कोर्ट में क्या बदलाव दिख रहा है आपको? से लिव इन रिलेशन का भले उसका लीगल एग्जिस्टेंस हो या ना हो, लेकिन उसकी वजह से कुछ केसेस बड़े भी है। जैसे वो शादी ही नहीं है सिर्फ, लेकिन बाकी सब राइट्स तो वाइफ के ही है ना, हस्बैंड वाइफ के ही है। राइट। तो उसमें भी काफी चीजें इन्वॉल्व होती है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या कुछ और चीजें हो गई, और काफी सारे क्रिमिनल टाइप के केसेस भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि कई बार लिव इन एक अच्छे नोट पे एंड नहीं होता, तो बहुत सारा ग्रजेस होता है, तो ग्रजेस का कन्वर्जन क्रिमिनल मैटर्स में हो जाता है। ओके। तो उसकी वजह से केसेस तो डेफिनेटली बढ़े हैं। अच्छा। अभी क्या डिवोर्स बढ़ने का ये भी एक रीजन हो सकता है कि आजकल का जो जनरेशन है तो उनमें वो पेशेंस कम हो गया, उसका रीजन हो सकता है कि आजकल डिवोर्स ये का केस बढ़ गया? पेशेंस ना होना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत मेन चीज़ है किसी भी शादी के लिए या किसी भी रिलेशनशिप के लिए। आप देखिए ना, जब फ्रेंडशिप भी होती है, अगर आप में पेशेंस नहीं हो सामने वाले को समझने के लिए, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए, तो वो नहीं टिकता। वही चीज़ मैरिज के लिए है। मैरिज तो काफ़ी और ज़्यादा ग्रेविटी के साथ आता है, जहाँ पे आप
सब चीजें शेयर कर रहे हो, राइट फ्रॉम योर फाइनेंसेस, आपका घर, आप, आपके लोग, आपकी फैमिली, सब चीजों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, और सब चीजें शेयर की जाती है। इसमें अगर आपके पास पेशेंस ना हो, क्योंकि एक नया कल्चर है, एक नया एटमॉस्फेयर है, एक नया एनवायरनमेंट है जिसको आपको अडॉप्ट करना है, राइट। एक नया इंसान है जिसकी अपब्रिंगिंग अलग है, आपकी अपब्रिंगिंग से काफ़ी अलग होगी, आपकी जो सोच है उससे काफ़ी अलग होगी, उसके वैल्यूज़ काफ़ी अलग होंगे। तो इसमें अगर आपके पास पेशेंस ना हो, और अगर आप वो पेशेंटली उसको हैंडल ना करें, और आपके पास वो क्षमता ही ना हो, और आपके पास वो रेडीनेस ही ना हो जहाँ पे आप अपने आप को चेंज करने का सोच सकते हो, ओके। तो वो शादी नहीं टिकेगा। राइट। और आजकल लोगों के पास पेशेंस नहीं है। जैसे आप देखोगे कि बहुत सारी न्यू जनरेशन है, वो जॉब में भी इम्पेशेंट होते हैं। अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके जॉब में कोई तकलीफें हैं, कुछ पॉलिटिक्स हो रहा है या कुछ भी चीज़ें हो रहा है, बजाय कि उसको फाइट करके उस सिचुएशन को अपनी तरह बनाने की, वो उसको क्विट करना चाहते हैं, रिजाइन कर देंगे, और उसी इक्वेशन को वो आजकल मैरिज में इम्प्लाई करना शुरू कर दिया है उन्होंने। अगर वो शादी नहीं टिक रही है, उनको कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, कि उनका ये नहीं होता है कि चलो इस चीज को सोल्यूशन फाइंड आउट करो और उस चीज को वर्कआउट करो, rather देन वो उसको क्विट करना ज्यादा इजी और ज्यादा एक्सेसिबल मानते हैं। एंड दैट इज द रीजन, बिकॉज ऑफ लो पेशेंस शादियां टूट रही है। तुषार जी, अभी आजकल हमने काफ़ी न्यूज़ में दो तीन केसेस देखे, जैसे हम्म। कि अतुल सुभाष जो बेंगलुरु का केस हुआ था, और एक अभी रिसेंटली हमने केस देखा जिसमें एक ड्रम के अंदर पति को, तो ये हस्बैंड मतलब इतना टॉर्चर हुआ है लाइफ में, जो ये सब ये हाइट पे जाके ये सब कदम उठा रहा है ऐसा। सी, जैसे मैंने आपको कहा कि एक मैरिज को निभाने के लिए पेशेंस की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि एक लिटिगेशन को भी फेस करने के लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है। अच्छा बुरा वक्त हर जगह पे होता है, तो उसको फेस करना चाहिए। जो आपने कहा अतुल सुभाष का केस हुआ, वो अनफॉर्चुनेट था कि उनके पास उतना पेशेंस नहीं था, शायद उतना टॉर्चर हुआ उनको कि उन्होंने ये किया। दैट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बट जो भी लिटिगेशन में है आज, मैं उन सब हस्बैंड्स को और वाइफ्स को इनफैक्ट ये कहूँगा कि आप अपना पेशेंस मत हारो। आप सोचो कि किस तरह से उसमें से निकलना है। आपकी लाइफ इतनी प्रेशियस है, इतनी वैल्यूएबल है, कि वो आपको जीनी है। किसी और चीज के लिए या किसी और व्यक्ति के लिए उसको आपको एंड नहीं करना है। सो आप फेस करो चीज़ों को, और जो भी आपके साथ टॉर्चर हो रहा है या जो भी आपके साथ आपको लग रहा है कि आपको इनजस्टिस हो रहा है, आप उसको उसके अगेंस्ट फाइट करो। ठीक है, पेशेंस थोड़ा, कई बार ह्यूमन ह्यूमन बींग्स हैं हम, कभी कभी निराशात्मक होते हैं। देर आर सेवरल अदर थिंग्स जो आप कर सकते हो। आप अपने आप को काम में एंगेज करो, आप काउंसलिंग करो, गो टू अ मैरिज काउंसलर, ट्राई टू फाइंड कि आपका मेंटल हेल्थ किस तरह से बैलेंस में रहे, आप वो सब चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। राइट। और ये सिर्फ मेरे ख्याल से हस्बैंड के नहीं, मैंने काफी मतलब वाइफ के भी काफी मतलब लेडीज के भी काफी केस है, जैसे कि अभी रिसेंटली एक केस चल रहा है हम्म। वैष्णवी का। हम्म। तो ये मेरे ख्याल से लेडीज में भी उतना ही ये हो रहा है। सी, फीमेल्स तो वो ऑलवेज डिप्राइव्ड, उनको हमेशा डिप्राइव किया गया है। और हमारी जो सोसाइटी थी वो मेजरली पेट्रियार्कल रही है, जहाँ पे औरतों का शोषण होता ही रहा है। जिस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड हुआ फीमेल्स को, जिस तरह से औरतों को एजुकेशन प्रोवाइड किया गया, उनमें एक अर्निंग कैपेबिलिटी आ गई, अर्निंग कैपेसिटी आ गई कि वो बाहर जाके खुद का पैसा कमा सकते हैं। वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई। अभी उस चीज में क्या हुआ कि वो इतनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गई, दे डोंट नीड एनीवन। ओके। एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि काफ़ी जो फीमेल्स है, वो अभी भी बेसिक एजुकेशन के लिए स्ट्रगल कर रही है, और उस सिचुएशन में उनका जो शोषण है वो आज भी हो रहा है। सो ये नहीं है कि सिर्फ औरतें ही मिसयूज कर रही है लॉ को, पुरुष भी मिसयूज करते ही आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। ओके। तो इनजस्टिस दोनों की तरफ से होता है।
तो ये जो डिवोर्स होता है, ये डिवोर्स मतलब इट्स अ वेरी सैड मोमेंट, तो ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। तो ये जब होता है डिवोर्स होने के बाद, तो एक इंसान पूरी तरह से टूट जाता होगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर समझो उनको वापस रिबिल्ड करना है, वापस खड़े होना है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? इस चीज के लिए मैं एक ही फॉर्मूला उनको बोलूंगा कि एक्सेप्टेंस इज हैप्पीनेस। आप चीजों को, आपकी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लोगे तो वो आपको हैप्पीनेस देगी ही देगी। अगर उनको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारी शादी अभी आगे नहीं चल सकती, यहाँ पे हमको रुकना चाहिए और अलग होके वापस नए से अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी है, तो उसमें आपको स्ट्रगल कम होगा। और एक चीज है कि डिवोर्स इज नॉट एंड ऑफ लाइफ। मैरिज इज नॉट द वर्ल्ड फॉर यू। उसके आगे जिंदगी खत्म हो जाती है ऐसा तो नहीं है। राइट। डेफिनेटली शादी टूटना एक ट्रॉमा दे सकता है आपको, एक डिप्रेशन दे सकता है आपको, निराशात्मक स्थिति में ले जा सकता है, मगर वो जिंदगी का अंत नहीं है। उसके बाद भी आप जिंदगी अच्छे से अपनी रिबिल्ड कर सकते हो, अच्छे से सुधार सकते हो। बस कोई भी ग्रजेस मन में मत रखो और कोई भी प्रेजुडाइसिस मत रखो। जो हुआ वो हुआ, उसको वहीं पे छोड़ दो और आगे जिंदगी वापस जो फ्रॉम ब्लैंक करके सारी चीजें आप वापस से नए से शुरू कर सकते हो सकता है कि जो आपके साथ हुआ, जो आपका पार्टनर था, वो शायद आपका पार्टनर था ही नहीं। हो सकता है आगे जो आपके जिंदगी में आए वो उससे काफी अच्छा पार्टनर हो और काफी अच्छी लाइफ आपको प्रोवाइड कर सके। राइट। अभी ऐसा कभी हुआ है कि आप केस लड़ रहे हो और फिर बाद में जाके आपको ऐसा लगता है कि अरे ये दो कपल अलग अलग नहीं रहना चाहिए, ये लोग साथ में ही होने चाहिए, ऐसा आपको लगा कभी? कुछ केसेस में डेफिनेटली लगा, क्योंकि कुछ मेरे केसेस में कुछ कपल्स थे, उनमें इतनी कंपैटिबिलिटी थी, इतनी सिंक्रोनाइजेशन अच्छा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्यों ही डिवोर्स ले रहे हैं। मगर जो डिवोर्स होता है ना, ये हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। ओके, और हस्बैंड वाइफ के प्रॉब्लम्स इतने डीप होते हैं कि बाहर से अगर कोई बर्ड व्यू से देखे तो वो समझ ही नहीं सकता कि वो क्यों हो रहे हैं और उसका रीजन क्या है। सो अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया है कि अलग होने का, सो उस डिसीजन को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, मेरी प्राइमरी ये कोशिश रहती है कि उनमें सुलह हो जाए या वो साथ में रहे। मगर आखिर वही चीज हो जाती है ना कि अगर उनमें सुलह होनी होती तो वो कोर्ट तक आते ही क्यों, मेरी राइट। जरूरत ही क्यों होती। सो कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे सारे बहुत सारे क्लाइंट्स, उनका पैचअप भी हुआ है, वो वापस एक साथ रहना भी शुरू कर दिया है एंड दे आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ, वेरी हैप्पी वाओ। लाइफ। एट द सेम टाइम कई बार ऐसा भी हुआ है कि टेम्पररी बेसिस पे उनका पैचअप हुआ है, लेकिन फिर साल 2 साल बाद वो वापस आ गए हैं। सो इट इज ऑल कि आपकी क्या तैयारी है, किस तरह से आप कंपैटिबल हो और किस तरह से आप उन गिवन प्रॉब्लम्स को फेस करते हो। राइट। अभी अपने इतना डिवोर्स के केस ले रहे हैं कि आपको कोर्ट के बाहर लोग ऐसे मतलब हंसी मजाक में बुला दे कि ये मैरिज ब्रेकर आ गया? नहीं, बहुत बार मैंने इस चीज को फेस किया है फ्रेंड्स में, फैमिलीज में, कि लोग कहते हैं कि ये अच्छा काम नहीं है, क्यों आप कर रहे हो, या लोग की बददुआ लगेगी या कुछ ऐसा। राइट। बट मैं इसको एज अ काम ही लेता हूँ कि अगर आप पॉजिटिवली देखो तो मैं किसी को जो एक बैड मैरिज में है, मैं उनको एक नया लाइफ दे रहा हूँ, या मैं उनको एक हेल्पिंग हैंड दे रहा हूँ जहाँ पे वो मेरे सहायता से अलग होके अपनी जिंदगी नए से शुरू कर सके। तो मैं उस चीज को उस तरह से लेता हूँ। राइट। अभी फाइनल मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को और सब्सक्राइबर को ये बताओ कि अगर समझो आपको लाइफ अच्छे से जीना है, तो हम्म। फिर मतलब क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, तो उसको कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, मतलब मैनेज कर सकते हैं? सी, मैरिज इज नॉट दैट इजी। मैरिज इज कि आप किसी को एक्सेप्ट कर रहे हो आपके लाइफ में, उसको, उसकी सारी बुरी आदतें, अच्छी आदतें, सब चीज़ों को लेकर अडॉप्ट कर रहे हो अपने लाइफ में और अपनी भी चीज़ों को उसके चीज़ों के हिसाब से ढाल रहे हो। तो उसमें काफ़ी स्ट्रगल्स होने वाला है, काफ़ी चैलेंजेस आने वाला है। पेशेंस इज ओनली द की। आप पेशेंस रखो और आपकी तैयारी रखो एडजस्टमेंट की, और जो भी स्ट्रगल्स आएंगे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, उनको बैठ के सोल्यूशन ओरिएंटेड सॉल्व करने के लिए। मैं यही कहूँगा कि कोई भी आपके पास जो प्रॉब्लम है एक दूसरे के को लेकर,
तो कम्युनिकेशन इज द ओनली सोल्यूशन। आप बैठो, आप डिस्कस करो सारी चीजें कि ये प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें मुझे आपकी अच्छी नहीं लग रही है, ये चीजों का मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, एंड फाइंड अ सोल्यूशन टू इट। ऑफ कोर्स आपका पार्टनर भी उतना ओपन होना चाहिए उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए या उन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए, एंड डेफिनेटली दैट मैरिज विल वर्क। तो तुषार जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बैठक में आने के लिए, और काफ़ी कुछ हमको सीखने मिला, खास करके मुझे, मतलब मैं भी जब मुझे पता चला कि मुझे आपका अपॉइंटमेंट मिला है और आपके साथ मुझे बैठक करना है, तो काफ़ी सारी चीज़ मैं भी सोच रहा था कि ये कैसा है वो कैसा है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ हमने सिर्फ टीवी में देखा हुआ है या फिर यहाँ वहाँ से सुना हुआ है। तो आज आपसे सुन के बहुत अच्छा लगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे व्यूवर्स को, अगर आपको कोई भी, अगर मैरिज के रिलेटेड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कंसल्ट करना है, तो आप तुषार जी से ज़रूर कंसल्ट कर सकते हो, उनका डिटेल आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सचिन, आपने आपका वैल्यूबल टाइम मुझे भी दिया और मुझे कुछ बोलने का अपने प्रोफेशन से रिलेटेड और मेरे फील्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ों को क्लियर करने का मौका दिया, एंड इट वाज रियली नाइस टाइम आई हैव स्पेंड विथ यू ड्यूरिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये थी आज की बैठक एडवोकेट श्री तुषार भोसले जी के साथ। आज हमने डाइवोर्स का सिर्फ लीगल प्रोसेस नहीं देखा, आज हमने एक इमोशनल जर्नी भी की है। और अगर समझो आपको इसमें और भी कुछ, अगर आपको इंक्वायरी करना है या फिर आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो, और उसका रिप्लाई मैं ज़रूर तुषार जी को बोलूँगा कि वो आपको रिप्लाई करें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप ज़रूर पूछ सकते हो। तो आज का ये बैठक थी, और मिलेंगे हम अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ, एक नए चेहरे के साथ, और कुछ नया सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, और वीडियो अब तक पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।